नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिन लोगों ने सपना देखा था कि वे 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा लेंगे लेकिन विरोध नहीं करेंगे, आज उनका सपना पूरा हो चुका है। इन समर्थकों को लोगों ने हल्के में ले लिया था। आज उन्होंने वाकई साबित कर दिया है कि ऐसे ही तफरीह में व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज रहे थे। पेट्रोल का 106 रुपए लीटर के पार चले जाना तीनों प्रकार से अहम है। ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। ऐतिहासिक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि इतिहास का सिलेबस तो चुटकी में चेंज हो जाता है। अगले साल लिख दिया जाएगा कि जब देश में पेट्रोल 5 रुपए लीटर मिल रहा था तब विपक्ष 100 रुपए का बताकर विरोध कर रहा था और देश की तरक्की में रोड़े अटका रहा था। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। ये वाला डेटा तो जरूर ही अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोग 106 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। भोपाल और इंदौर के 104 रुपए लीटर दे रहे हैं। ज्ञात जानकारी के अनुसार देश में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए बालाघाट, भोपाल और इंदौर के लोगों को विशेष बधाई भेजी जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर औरंगाबाद है, जहां लोग 103 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। चौथे नंबर पर कई शहर हैं जहां 102 रुपए लीटर मिल रहा है, जैसे नासिक, कोल्हापुर, मुंबई, जयपुर, नागपुर और पुणे में 101 रुपए लीटर मिल रहा है। हमने उन शहरों का नाम छोड़ दिया है जहां के लोग 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस महंगाई पर है। इसलिए हम 106, 104 रुपए लीटर पेट्रोल की चर्चा कर रहे हैं, 100 रुपए की नहीं। व्यापार बंद करो। हर मौके को ऐतिहासिक बताने वाले प्रधानमंत्री या उनके किसी मंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर कोई ट्वीट नहीं किया है। कम से कम 106 रुपए लीटर पेट्रोल भराने के लिए बालाघाट के लोगों को बधाई दे सकते थे। 104 रुपए लीटर भराने के लिए इंदौर के लोगों को बधाई दे सकते थे कि जल्दी आपको 105 रुपए लीटर भराने का मौका मिलेगा। पेट्रोल जीवन की मुख्य मतलब जरूरत है और ऐसा बढ़ रहा है जैसे सेकेंड वेव में कोरोना बढ़ा। 6 बार पेट्रोल के दाम, इसकी वजह से सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट आता है। क्या सब्जी पे आता है, क्या इस पे आता है, आना जाना और बड़ा मुश्किल है। सरकार आपसे बहुत विनम्र रूप से अनुरोध है कि हमारा आर्थिक विकास हमने खुद व्यक्तिगत रूप से रोक रखा है। आपसे अनुरोध है, इस पेट्रोल के दाम बढ़ा के देश के विकास के लिए आर्थिक रूप से हम लोगों को क्यों नीचे कर रहे हैं। कृपया पेट्रोल के दाम कम कीजिए। और हमारी स्थिति ये हो गई कि पहले 5 लीटर पेट्रोल डलाते थे, आज 1 लीटर डलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। और लॉकडाउन से आदमी से जी के बाहर निकल रहा है। अब कहीं जाना है किसी काम से, पर्सनल काम से, सपोज कीजिए हॉस्पिटल ही जाना है। अब हॉस्पिटल जाना है, 5 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर है, 100 रुपये का पेट्रोल डलाया, हो गया, वापस आ गया। तो एक तो वहाँ हॉस्पिटल में दे दो, दूसरा इधर गाड़ियों में दे दो। 2 महीने से आदमी परेशान है, घर में बैठा हुआ है, कमाई है नहीं। प्राइवेट नौकरी वाले क्या करेंगे? प्राइवेट नौकरी किसी की तनख्वाह मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, किसी को आधी तनख्वाह मिल रही है। अब आधी तनख्वाह मिली, जहाँ आदमी के 4000 रुपये महीने खर्चा है, वहाँ अगर 2000 रुपये मिले तो क्या बीवी बच्चे पालेगा? विपक्ष तो तब से विरोध कर रहा है जब जून 2020 में पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो गया था, लेकिन उसके विरोध करने के बाद भी पेट्रोल 20 रुपया और महंगा हो गया। आईटी सेल को एक काम करना चाहिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने का दोष विपक्ष पर डाल देना चाहिए कि उसी के विरोध के कारण 100 रुपया लीटर हो गया है। आईटी सेल अगर यह मैसेज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे तो वहां सारे लोग 150 रुपए लीटर पेट्रोल की मांग करने लग जाएंगे। और बढ़ाओ, ट्राई कीजिए। वैसे विपक्ष के लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह जनता को समझा पाएं कि आप महंगाई से परेशान हैं, आपको लूटा जा रहा है। खामखा 4 साइकिलें खरीद कर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और कपड़ा मंत्री को भेज दी गई। इतने पैसे में युवा कांग्रेस के नेता श्रीनिवास किसी को आर्थिक मदद पहुंचा सकते थे, सिलेंडर दिला सकते थे। कोरोना की दूसरी लहर में पक्ष विपक्ष सबकी मदद करने वाले युवा कांग्रेस के मददगार नेता श्रीनिवास सरकार को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके लोग तब 70 रुपया लीटर होने पर प्रदर्शन किया करते थे। ऐसा नहीं है कि जनता इस वक्त उफ नहीं कर रही है,
लेकिन उग्र होकर विपक्ष के पाले में भी नहीं जा रही। क्या उसी दुविधा या हताशा से तंग आकर ये साइकिलें भेजी गई हैं? 2014 से पहले यही साइकिलें अगर गडकरी ने मनमोहन सिंह को भेज दी होती तो मीडिया में हंगामा मच गया होता। कितने अखबारों में इस तस्वीर को पहले पन्ने पर छाप दिया गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी को साइकिल भेजने का पीछे एक ही मकसद था, ताकि उनको यादों को ताजा करे जा सके। क्योंकि बुरे दिनों में जब कच्चे तेल की दाम आसमान पर थे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार पेट्रोल को 60-70 रुपए के अंदर बेचती थी, लेकिन तब भाजपा का यही नेता साइकिल और सिलेंडर लेके सड़कों पर नौटंकी करते थे। आज अच्छे दिनों में जब तक कच्चे तेल के जमीन पर है तो पेट्रोल और डीजल का कई गुना टैक्स लगा के उसको 100 को पार बना दिया है। लेकिन ना तो भाजपा के नेता नजर आ रहे, ना उनकी साइकिल और सिलेंडर। आप माने या ना माने, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सीरियसता समाप्त हो गई है। क्या लोगों ने विपक्ष बनना और अपनी आवाज के लिए विपक्ष की तरफ देखना बंद कर दिया है? अभियान चलाकर विपक्ष को अवैध घोषित किया गया और गोदी मीडिया की तरफ से विपक्ष विरोधी पत्रकारिता लॉन्च की गई। सवाल पूछना था सरकार से, पूछा जाने लगा विपक्ष से। विपक्ष को दिखाना बंद कर दिया गया और सवाल पैदा किया गया कि विपक्ष कहां है, दिखाई नहीं देता। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को कुछ इस तरह प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने खामोशी से बढ़ती कीमतों पर तांगे पर बैठकर भी और पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर भी प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद कांग्रेस का ये पहला बड़ा प्रदर्शन है। 1.25 साल से कोरोना चले जा रहा है, उसके तहत सभी तरह के इकट्ठ करना मना किया हुआ था। इसी कारण आज भी एक जगह कहीं बहुत बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन दिल्ली में भी, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी आज 400 जगह पे ऐसे लोग हमारे साथी पहुंच के आज अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। तमाम सारी जगहों पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि पेट्रोल और डीजल में जो राज्य सरकार का टैक्स होता है, यानी वैट जो होता है, जो एक्साइज टैक्स होता है, उसके वजह से पेट्रोल और डीजल के ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी वैट जो है वो टैक्स कम करने का अभी कोई योजना नहीं है, तो निश्चित तौर पर इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने भी हैं और एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश भी है। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री समेत पेट्रोलियम मंत्री को एक साइकिल कुरियर करने का अभियान भी चलाया था। लेकिन इस तरह के तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद कांग्रेस को ना तो मीडिया और ना ही आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा महत्व मिलता दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर उत्साहित नहीं है। वो उनका काम है प्रदर्शन करना, अपोजिशन में बैठे हैं वो एक दूसरे के लिए, तो वो करेंगे कुछ ना कुछ। अब किसी ना किसी पे तो उन्होंने अपना वो निकालना है। अब बीजेपी अभी कांग्रेस कर रही है, अब थोड़े टाइम बाद अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो फिर बीजेपी प्रदर्शन पे बैठ जाएगी। इन दोनों के बीच में पीसेगी तो पब्लिक ही ना। सर सरकार पे तो कितने दबाव डाल लो, कुछ नहीं हो रहा ना। आप ये देखिए ना, पहले तो 100 भी नहीं था और अब कई जगह तो 100 है। ठीक है, आम आदमी को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, चाहे कोई भी सरकार आई हो। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई पर इसका असर पड़ा है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर करीब 32 रुपए टैक्स और राज्य सरकार करीब 13 रुपए टैक्स वसूलती है। बीते 15 महीनों में दामों को अगर देखें तो पिछले साल 1 अप्रैल को जहां मुंबई में पेट्रोल 75 रुपए 28 पैसे थे, वहीं अब ये बढ़कर करीब 100 रुपए हो गए हैं। वहीं पिछले साल मुंबई में डीजल के दाम 65 रुपए 19 पैसे थे, जो अब बढ़कर 92 रुपए 69 पैसे हो गए हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंतित कांग्रेस अपने शासित राज्य में डीजल और पेट्रोल पर क्यों नहीं टैक्स कम करती है, इसका सीधा जवाब कांग्रेसी नेताओं के पास में भी नहीं है।
देखिए टैक्स कौन बढ़ा रहा है? जो वैट के दर नहीं बढ़ रहे हैं, ज्यादातर जो टैक्स बढ़ रहा है वो सेंट्रल एक्साइज और सेस बढ़ा रहे हैं। मोदी सुल्तान का महल बनाने के लिए 22,000 करोड़ खर्च करते हैं और जो पेट्रोल डीजल पे एक्साइज बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहली जिम्मेवारी एक्साइज कम हो, सेस बंद हो और लोगों को फायदा मिले। जरूरत अगर आपको पैसे की है, आपके पास पैसे नहीं, तो ये विस्ता प्रोजेक्ट बंद करो ना भैया। पहले कोरोना संक्रमण और अब बढ़ती महंगाई से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब भी विपक्ष विरोध प्रदर्शन करके सड़कों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने में ज्यादा कारगर नहीं दिखाई पड़ रही है। नई दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन किया है। 2010 में एक फिल्म आई थी पीपली लाइव। इस फिल्म का गाना काफी मशहूर हुआ था। यह फिल्म अनुषा रिजवी की थी, महंगाई डायन वाला गाना। तब यह गाना बीजेपी की रैलियों में बजता था और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बजता था। आज मध्य प्रदेश के रीवा में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता इसी गाने को गा रही हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ। महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार के वादे के साथ आई है। सरकार जनता के साथ लूट कर रही है, ठगी कर रही है। जब 65 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ करता था, तब स्मृति ईरानी और बीजेपी के सारे नेता सड़क पर उतर कर सखी सैया तो बहुत कमात है महंगाई डायन का गाना गाया करते थे। आज ये सब अदृश्य हैं, जाने इनके कान में तेल डल गया है और या इनको सुनाई देना बंद हो गया है या दिखना बंद हो गया है। इनके सभी नेताओं के मुंह में दही जम गया है। प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि जब जब देश आपदा में था, लोग आर्थिक संकट झेल रहे थे, तब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। इसी मार्च महीने में लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब दिया कि 2014-15 में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से उत्पाद शुल्क के रूप में 72,160 करोड़ रुपए वसूले, जो 2020-21 के 10 महीनों में बढ़कर 2.94 लाख करोड़ हो गया है। यह वृद्धि 300% के करीब है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल 106 रुपए लीटर से भी अधिक का हो गया है। कोई समृद्ध इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग दिल्ली से भी 11 रुपए ज्यादा दाम दे रहे हैं। पेट्रोल 106 रुपए हो गया है और काफी इसमें जो टैक्स है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों टैक्स लगा रही है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को टैक्स कम करके आम जनता को राहत देनी चाहिए। यहाँ पेट्रोल के रेट बहुत अधिक हो गए हैं। 106 रुपये बहुत मायने रखता है और शायद पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में पेट्रोल का रेट सबसे अधिक है। इससे आम जनता का मासिक बजट बिगड़ गया है। 97 रुपये डीजल डल रहा है और उसका भाड़ा नहीं मिल रहा है। अच्छा, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है हमको। गाड़ी के मेंटेनेंस भी तकलीफ हो रही है। मोटर पार्ट्स वालों ने भी माल की वजह से गाड़ी के पार्ट्स में भी दाम बढ़ा दिए हैं। होटल खाना भी बहुत महंगा हो गया है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, सरसों तेल का दाम भी आसमान छू रहा है। 200 रुपया लीटर से भी पार चला गया है सरसों का तेल। गैस का सिलेंडर 800 रुपए से अधिक हो गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने ट्वीट किया है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु जनता की आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, अब पकौड़े का धंधा भी हो गया है फेल। 200 पार हो गया है सरसों का तेल। भाजपा आई, महंगाई लाई। लोग आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं। रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, महंगाई आसमान पर है। लोग अपनी जमा पूंजी और फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खर्च चला रहे हैं। यह कहानी भी उसी तरह से गायब कर दी गई है जैसे कोविड से मरने वालों की संख्या गायब कर दी गई। पहले सरकारें महंगाई और बेरोजगारी से घबराती थीं,
अब शर्माती भी नहीं है। शर्माती तो हरियाणा सरकार राशन में सरसों तेल देना बंद ना करती। सरकार को लगा होगा कि गरीबों के पास इतना पैसा आ गया है, उन्हें भी 200 रुपए लीटर सरसों तेल खरीद कर खाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि राशन में अब गरीबों को स्कूटर दिया जा रहा है ताकि 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा सके। हरियाणा के राज्य सहकारिता आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड, जिसका अंग्रेजी में नाम काफी सिंपल है, हैफेड ने कहा है कि उसके पास सरसों नहीं है। इसके बाद हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग ने पत्र जारी कर बताया है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और अत्यंत गरीबों के लिए जून के महीने में सरसों का तेल नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग ने सहर्ष सभी राशन दुकानों को आदेश भेज दिया है कि मई के बाकी स्टॉक और जून के महीने के लिए सरसों तेल की सप्लाई नहीं होगी। हैफेड का कहना है कि किसानों ने महंगी दाम में अपने सरसों प्राइवेट प्लेयर को बेच दिए हैं। क्या इस वजह से गरीबों को तेल नहीं दिया जाएगा? यह कौन सा तर्क हुआ? सरकार ने कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों को 250 रुपए कैश दिए जाएंगे, लेकिन खाता धारकों का कहना है कि इस पैसे में 2 लीटर सरसों तेल नहीं मिलेगा, सरकार ही दे। मटिया तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, पहले 7 दड़ी कणक मिला कर दी, 5-5 किलो कणक मिला है जी एक राशन पे। गरीब आदमी क्या करेगा? ये सरकार ये भी कह रही है कि भाई नमक भी बंद और तेल भी बंद, तो गुजारा कहाँ से होएगा? सरकार है इतना वो कर रही है तो फिर खरीद के दे दो। 2 साल हो गए हमारा लॉकडाउन लग गया है, गरीब आदमी है मम, हाँ जी, और ये मम क्या करेंगे? हमारा को कह रही है सरकार भाई लॉकडाउन में कह रही है तेल भी, जब तो सरकार ने कह रही थी भाई गरीब बना अमीर कर देंगे और भाई घर घर आम मकान लुआ देंगे, कह रहे थे कॉलोनी के बारे में भी, और हमारे अब टाला करवा रहे हैं इस तेल नून की भी, क्यों टाला होगी हमारे गरीब आदमी की। विपक्ष के रूप में समाज और राजनीतिक दल अपनी जगह की तलाश में हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में क्या तलाश रहे हैं, इसे लेकर हो रही चर्चाओं को अटकलबाजी का नाम दिया जा रहा है। राजनीति में जब होता हुआ नहीं बताना होता है, तब ऐसा कुछ होने लगता है जिससे आपको हंसी तो आती है मगर आप हंस नहीं पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को देखिए। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। मेज पर एक किताब रखी हुई है। वही किताब क्लोजअप में नजर आती है जब योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। और अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप रहे हैं। यह किताब का लोकार्पण है या समर्पण? समर्पण है तो किसका है? काश मैं बता पाता कि यह जो महान दृश्य है वो किसी हो चुके फैसले से पहले का है या बाद का है। इस किताब का नाम है प्रवासी संकट का समाधान। पिछले साल जिस संकट को केंद्र सरकार संकट मानने के लिए तैयार नहीं थी, इस साल योगी आदित्यनाथ उसे संकट मानते हुए उसके समाधान की किताब उसी सरकार को सौंप रहे हैं। इस साल के ऑक्सीजन और अस्पताल संकट की किताब शायद अगले साल आएगी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उसकी औपचारिकता बता रही है कि कुछ है जो अब अनौपचारिक नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद आभार जताने के लिए किए गए ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी। तीनों ने अपने व्यस्ततम समय से भेंट के लिए समय दिया और तीनों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सामान्य रूप से ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। प्रदेश के विकास वगैरह पर चर्चा वगैरह की बात नहीं है। वैसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। यशस्वी उसे कहा जाता है जिसे हटाना नहीं है या जिसने हटने से इनकार कर दिया हो। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि यूपी में कुछ हो रहा है। दिल्ली आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दे दिया कि यह सब रूटीन गतिविधियां हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सरकार में बदलाव की बात मीडिया की अटकलबाजी है। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह परेशान हो गए और ट्वीट कर दिया उन्होंने कि वैसे तो मैं वैचारिक रूप से आदित्यनाथ जी का घोर विरोधी हूं, लेकिन जिस प्रकार से देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, वो इसी प्रकार है जैसे किसी बच्चे से गलती होने पर हर टीचर के सामने
कान पकड़कर माफी मांगनी पड़े। शुक्रवार सुबह भी मीडिया की निगाह योगी आदित्यनाथ पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात 1 घंटे से ऊपर चली। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में योगी ने अपना और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया। वो अपने साथ अपने कामकाज के दस्तावेज लाए थे। योगी ने दावा किया कि कोरोना प्रबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी कुछ नाम सुझाए। संगठन में बदलाव के लिए भी कुछ नामों पर बात हुई, लेकिन योगी ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को ना बदलने की सिफारिश की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनसे विकास कार्यों पर जोर देने को कहा, खासकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बात की। इसके बाद योगी ने 2 घंटे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। ये साफ है कि योगी अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी पेशी बताती है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। निकाय चुनाव में बीजेपी सपा के हाथों पिट गई। कोरोना प्रबंधन को लेकर अपनों ने भी सरकार की आलोचना की। सहयोगी दलों से असंतोष की खबर आती रही। इसलिए गुरुवार को जब योगी अमित शाह से मिल रहे थे, वहां पर अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। इससे पहले वो संजय निषाद से मिल चुके थे। सवाल तो गांव में हम लोगों से पूछा जा रहा है। कभी बीजेपी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर वैसे ही खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी अब डूबती हुई नैया है। ये साफ है कि योगी की कुर्सी को खतरा नहीं है, लेकिन दिल्ली से लौट रहे मुख्यमंत्री अब पहले से ज्यादा दबाव में हैं। 6 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले उन्हें कई समझौते करने ही पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरा खत्म कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी चर्चा हुई विकास के मुद्दे को लेकर के। आगे चुनाव है और किन परियोजनाओं पर काम करके उनको दिखा करके यूपी में बीजेपी जनता के बीच जाएगी, उसको लेकर बात हुई। तो वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी बात राजनीति, संगठन और मंत्रिमंडल के विस्तार पर हुई। फिलहाल अब देखना होगा कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होता है उत्तर प्रदेश में और मोदी जी के करीबी ब्यूरोक्रेट AK शर्मा जो अब MLC हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं। सहयोगी राकेश के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उम्मीद है यशस्वी होने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार संजय सिंह पर अब और FIR नहीं करेगी। इसी चर्चा में अरविंद कुमार शर्मा को लेकर भी कुछ ज्यादा चर्चा हो गई। जब से गुजरात से लखनऊ आए हैं, तब से उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही है। बताया जाता है कि योगी को कमजोर करेंगे। पहली बार सुनने को मिल रहा है कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को कमजोर करेगा। अब वो चर्चा भी नहीं सुनाई दे रही है। वैसे उप मुख्यमंत्री बनने की उनकी चर्चा कितने ही उप मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल से अधिक की हो चुकी है। यूपी में सब शांति से हो रहा है, मुख्यमंत्री भी शांत हैं। शांत ना होते तो विरोधियों को ललकारने वाले योगी नीति आयोग की सतत विकास सूचकांक वाली रिपोर्ट पर फुफकार चुके होते। नीति आयोग ने सतत विकास सूचकांक की रैंकिंग जारी कर यूपी को बहुत खराब जगह दी है। यूपी को उद्योगों के मामले में 100 में 42 अंक मिले हैं। उद्योग के इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में यूपी से 16 राज्यों को ज्यादा नंबर मिले हैं। दिस इज नॉट डन। इसी बीच एक विचित्र घटना और हुई है। बीजेपी के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट कर दिया, मुझे जाने क्यों टैग कर दिया। अब कर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक अन्य योगी और जलेबियों की तस्वीर अगल बगल क्यों लगाई गई है। विधायक जी ने लिखा है कि इन 2 फोटोओं से आप जीवन के बारे में कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जलेबियों की तस्वीर से कोई क्या सीखे, पहले खा ले। क्या यह जाने कि चित्र में जो योगी हैं वो जलेबियों को छोड़ अपना झोला लेकर निकल पड़े हैं, या कोई दूसरा फकीर है जो झोला लेकर जलेबियों की तरफ चला आ रहा है। यूपी के विधायकों का भी गजब का अनुशासन है। एक भी विधायक ने बयान नहीं दिया कि योगी जी हमारे नेता हैं। विरोध करना तो अनुशासनहीनता है, लेकिन समर्थन करना कब से अनुशासनहीनता। इसी तरह की चुप्पी बंगाल में है। तृणमूल से बीजेपी में आने पर उत्सव मनाने वाला गोदी मीडिया बीजेपी से तृणमूल जाने पर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे यही बताया गया है कि कोई आए तो कैसे कवर करना है। उसे यह नहीं बताया गया है
कि कोई जाए तो कैसे कवर करना है। डू यू गेट माई पॉइंट? जब 2017 में मुकुल रॉय तृणमूल से बीजेपी में आए तो आते ही ईमानदार हो गए। उसके पहले तक इन्हीं मुकुल रॉय का हवाला देकर ममता बनर्जी को भ्रष्ट बताया जाता था। अनगिनत डिबेट आपने देखे होंगे, लेकिन बीजेपी में आते ही मुकुल रॉय को महान संगठनकर्ता बताया जाने लगा। खैर, उनके बाद तृणमूल से खूब पलायन भी हुआ, लेकिन अब वही मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ तृणमूल भवन पहुंच गए। बीजेपी ने जिस नेता को मार्च में सुरक्षा की कैटेगरी वाई से बढ़ाकर जेड कर दी हो, वह तृणमूल भवन चला जाए तो फिर उस सुरक्षा पर आगे से कोई भरोसा नहीं करेगा। ईडी के रहते अगर मुकुल रॉय तृणमूल में चले जाएं, तो फिर विपक्षी नेताओं के यहां ईडी के छापे पर कौन भरोसा करेगा? गोदी मीडिया ने बंगाल को लेकर आपका कितना टाइम खराब कर दिया फर्जी मुद्दों को लेकर। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। My question is to Madam Chief Minister that what is the ideology? Like the question that don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. The question, we are not. Mukul Roy joined. It is final. And from our side, we welcome. That is final. एक टॉपिक के रूप में बंगाल खत्म होने की तरफ बढ़ चला है। यूपी करीब आ रहा है, जो 1 साल चलेगा, क्योंकि यूपी में टॉपिक की भरमार होगी। कभी मंदिर तो कभी मस्जिद। बस यूपी में एक छोटी सी अड़चन यह आ गई है थोड़े समय के लिए कि योगी की साइड लेनी है या नहीं, इसे लेकर गोदी मीडिया कंफ्यूज है। हो सकता है यशस्वी होने के बाद यह उलझन भी दूर हो गई हो। बाकी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में 200 से अधिक म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस रोगियों को पिछले कुछ दिनों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। रिएक्शन हो गया, क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का एक सस्ता विकल्प कथित तौर पर 3 प्रमुख अस्पतालों को दिया गया, जिससे मरीजों में बुखार, उल्टी और रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। उधर सरकार ने कहा है कि सस्ते इंजेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक और मामले में सरकार ने कोर्ट में माना है कि दूसरी लहर के दौरान कई वेंटिलेटर पैक करके ही रखे रह गए। कुछ दिनों पहले जबलपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लगते ही कपकपी शुरू हो गई, बुखार आ गया, अफरा तफरी मच गई। बहुत ठंड लग रही ना? हाँ, गलत इंजेक्शन लगा है ना। यही हाल इंदौर सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भी था। डॉक्टरों ने कहा 5 जून से लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी के बजाय लिपोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी दिया जा रहा था, जिसके बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ी, फिर उसका प्रयोग बंद किया गया। वर्तमान में 40 मरीज इलाजरत हैं। इनमें से कल शाम 27 मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन लगाया गया था। माइल्ड एडवर्स रिएक्शन होने पर इंजेक्शन को तत्काल रोका गया। तो मैंने तुरंत अपने वार्ड में फ़ोन किया कि इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन नहीं लगाया जाए। फिर कसार सर से बात करके सब इंजेक्शन बंद कराए गए और उसी समय 2 मरीजों को ठंड लगने लग गई थी। तो मैं घर से निकल के जब तक आई तो ज़्यादातर मरीज को ठंड लग के कपकपी चालू हो गई थी, कई लोग को हल्का हल्का बुखार आ रहा था। तो इसको देने के जो क्राइटेरिया है वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। डॉक्टरों ने कहा ब्लैक फंगस में अब तक लिपोसोमोल एम्फोटेरेसिन बी, जिसकी कीमत 3000 से 7000 रुपए प्रति इंजेक्शन के बीच है, उसका उपयोग होता था। लेकिन सरकार ने सरकारी अस्पतालों में लिफोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी भेजे, जिनकी कीमत 300 से 700 रुपए के बीच है। हालांकि जानकार मान रहे हैं सस्ते इंजेक्शन में गड़बड़ी होने की वजह उसकी गुणवत्ता नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करना नहीं है। लाइफोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी के अंदर क्या रहता है कि हम डोज कम देते हैं, क्योंकि वो किडनी के लिए टॉक्सिक ज़्यादा होती है, साथ में उसमें रिएक्शन होने की भी संभावना रहती है और इसको लंबे समय तक देने की आवश्यकता पड़ती है। 3 तरीके की ड्रग आती है। एक होती है जिसको बोलते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, ये एम्फोलिप है, इसको बोलते हैं फैट इमल्शन,
एक लाइपोसोमल हुआ, दूसरा फैट इमल्शन हुआ। सबसे प्लेन आता है जो करीब 300-400 रुपये का आता है, जिसको बोलते हैं लाइफोलाइज एम्फोटेरिसिन बी। इसको हमें 6 से 8 घंटे में देना है। इसका डोज बहुत कम देना है। आइडियली पेशेंट को पहले हाइड्रेट करना चाहिए, फिर उसको एस्कॉर्लिन और एविल इंजेक्शन लगाना चाहिए, और फिर इसको ये बहुत इन्फ्यूजन पंप के द्वारा 6 से 8 घंटे में देना चाहिए। राज्य के सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों को फ्री में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य में फिलहाल 1791 ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज हैं। 135 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में ही 87 मरीजों की मौत हुई है। सस्ते इंजेक्शन से 4 शहरों के 200 से ज्यादा मरीजों की हालत बिगड़ी और इनका प्रयोग बंद किया गया। हालांकि सरकार कह रही है किसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हुआ। किसी भी तरह किसी इंजेक्शन की कमी के कारण कोई दूसरा इंजेक्शन लगाया गया, ऐसी बात नहीं है। जो भी ICMR की गाइडलाइन है उसी हिसाब से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम अपना रहे हैं। क्यों ऐसी दिक्कत आई, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। उस स्टॉक में दिक्कत थी, उस ब्रांड में दिक्कत थी, या प्रक्रिया में दिक्कत थी, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। मामला हाईकोर्ट में भी है और जानकार कहते हैं सरकार के पास पर्याप्त इंजेक्शन नहीं है। एम्फोटेरिसिन बी 34,800 के करीब अभी तक प्राप्त हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और पोस्कोनाजोल जो दवाई होती है जो ब्लैक फंगस में लगती है वो 23,000 से ऊपर अभी इंजेक्शन्स आ चुके हैं। 1,000 से ऊपर मरीज जो करंट में हैं, जो इलाजरत हैं, उनको देखते हुए ये जो मेडिसिन्स आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बहुत कम है, और हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया है कि राज्य सरकार को हर हालत में इंपोर्ट करे या कहीं से प्रोक्योर करे। इलाज में सरकारी लापरवाही का एक और उदाहरण। मई को NDTV ने बताया था कि कैसे खुद सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने खत लिखकर कहा था कि PM केयर से मिले वेंटिलेटर से इलाज मुश्किल है। ये भी बताया था कि कैसे राज्य के अलग अलग संभागों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। अब हाईकोर्ट में सरकार ने अपने हलफनामे में माना है कि दूसरी लहर में जब लोग मर रहे थे तब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 204 नए वेंटिलेटर डिब्बों में बंद थे। 204 से अधिक वेंटिलेटर्स अभी सील बंद डब्बे में स्टोर रूम में रखे हैं, जिसको सरकार कहती है कि वो बैकअप के तौर पे रखे गए हैं। इसके अलावा जो PM फंड से वेंटिलेटर्स आए थे उसमें से कम 42 वेंटिलेटर भोपाल में पड़े हैं और 20 वेंटिलेटर इंदौर में पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ब्लैक फंगस के सस्ते इंजेक्शन को लेकर हुए रिएक्शन के मामले में जांच की मांग की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी सरकार से कहा है कि क्यों ना निजी अस्पतालों का भी ऑडिट किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जून को है और इस बीच में आपदा में अवसर में हो रहे खेल को सामने लाने में लगातार हम भी जुटे हुए हैं। जबलपुर से संजीव चौधरी, सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।